Hello everyone, welcome to the lecture of DRCS. In a previous lectures we have studied a retaining wall and now we will start a new chapter, Unit 3, water tanks. So what is water tank and what is needs of water tank? So water tank is a container for storing a liquid. So water tanks are used to store a water to a tide over a daily requirement of a water by localities, industries, campus, towns and cities, etc. So tank for a retaining wall can be broadly divided in a different categories. बट व्हाट आर द नीड्स ऑफ वाटर टैंक. वाटर टैंक हम लोग क्यों कंस्ट्रक्ट करते हैं? तो सबसे पहले है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए हमें पानी चाहिए, इरिगेशन प्रोसेस के लिए पानी चाहिए, फायर सस्पेंशन के लिए पानी चाहिए, केमिकल मैन्युफैक्चर के लिए पानी चाहिए, प्रिपरेशन ऑफ द वेल्स के लिए पानी चाहिए. तो ये सारे नीड्स है हमारे वाटर के. सो ये जो नीड्स है उसको फुलफ़िल करने के लिए हमें वाटर टैंक की कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है. सो वाटर टैंक की डिज़ाइन क्या है और उसको कैसे करते हैं, ठीक है. सो वाटर टैंक जनरली आप लोगों ने बहुत सारी डिज़ाइंस आगे देखी है, जैसे कि आपने बीम, कॉलम, स्लैब, ये सारे कंपोनेंट्स की डिज़ाइन देखी है. सो वो डिज़ाइन में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं और रेनफोर्समेंट की डिटेल देते हैं, उसके सेक्शन डिसाइड करते हैं कि उसकी साइज़ क्या होगी. और सो सेम हम लोग रिटेनिंग ये वाटर टैंक के अंदर भी उसके सेक्शन डिसाइड करेंगे और उसके अंदर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे. तो उसके ये जो वाटर टैंक है उसके डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो IS 3370 ये जो कोड है वो कंक्रीट स्ट्रक्चर फॉर स्टोरेज ऑफ लिक्विड, इसका कोड है. ये कोड का नाम है कंक्रीट स्ट्रक्चर फॉर स्टोरेज ऑफ लिक्विड्स. कोड्स ऑफ अ प्रैक्टिस हैज़ लेड डाउन द गाइडलाइंस फॉर द डिज़ाइन ऑफ वाटर टैंक्स. सो हम लोग क्या करेंगे, ये IS 3370 का यूज़ करेंगे वाटर टेबल, ये वाटर टैंक की डिज़ाइन के लिए. सो ये जो कोड है वो टोटल 4 पार्ट्स में अवेलेबल है. उसके पार्ट्स है IS 3370 पार्ट 1 जो 2009 में उसको बनाया था, उसको रिवाइज़ किया था. तो उसके अंदर क्या क्या है, जनरल रिक्वायरमेंट्स दिए हैं, ठीक है. उसके बाद है IS 3370 पार्ट 2. सो पार्ट 2 भी 2009 में रिवाइज़ किया था. उसके अंदर रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर के बारे में सारी डिटेल्स है. तो हमें जब भी कोई भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 2 का यूज़ करेंगे. उसके बाद है IS 3370 पार्ट 3, वो 1967 में रिवाइज़ किया था लास्ट. और उसके अंदर क्या है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर की डिटेल है. और IS 3370 पार्ट 4 वो भी 1967 में है, उसके अंदर सारे डिज़ाइन टेबल्स है, ठीक है. तो हम लोग ये जो है डिज़ाइन, तो डिज़ाइन के अंदर हम लोग ये IS 3370 के डिफरेंट पार्ट यूज़ करेंगे. तो वाटर टैंक की डिज़ाइन के बेसिस मैंने आपको जैसे बताया कि उसके अंदर सबसे पहला क्या है, RCC वाटर टैंक डिज़ाइन इज़ बेस्ड ऑन 3370 2009 पार्ट 1 एंड पार्ट 1 to 4, ठीक है. सो ये पार्ट्स मैंने जैसे डिस्कस किया. तो डिज़ाइन जो है, डिज़ाइन किसके ऊपर डिपेंड करेगी, तो सबसे पहले क्या है, लोकेशन ऑफ द टैंक्स. सो डिज़ाइन डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ द टैंक्स. तो कैसे टाइप का लोकेशन, कि टैंक ओवरहेड है, ग्राउंड है, अंडरग्राउंड है, कौन से टाइप की टैंक हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं उसके ऊपर उसकी डिज़ाइन क्राइटेरिया डिपेंड्स करते हैं. उसके बाद है द टैंक्स कैन बी मेड इन ए डिफरेंट शेप्स. सो यूजुअली सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर शेप आर मोस्टली यूज. तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर में आइदर सर्कुलर टैंक है, आइदर रेक्टेंगुलर टैंक है, और बहुत सारे और भी इंटास टैंक होती है. तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं टैंक्स के, बट मोस्टली हम लोग कौन से टाइप यूज़ करते हैं, सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर. टैंक्स कैन बी मेड ऑफ RCC और इवन ऑफ स्टील. सो हम लोग RCC की और स्टील की भी टैंक बना सकते हैं. द ओवरहेड टैंक्स आर यूजुअली एलिवेटेड फ्रॉम द रूफ टॉप थ्रू अ कॉलम. इन द आइदर हैंड द अंडरग्राउंड हैंड्स आर रेस्टेड ऑन द फाउंडेशन, ठीक है. जो ओवरहेड टैंक्स होती है वो कहाँ पे, मतलब आप लोगों ने देखा होगा कोई भी गांव में ओवरहेड टैंक एक होती है बहुत बड़ी, 5000 लीटर या 10,000 लीटर्स की, 50,000 लीटर की बहुत बहुत बड़ी टैंक होती है, जिससे पूरे गांव में या पूरे सराउंडिंग एरिया में पानी
बाय ग्रेविटी सप्लाई कर पाए, उसके लिए ओवरहेड टैंक बनाई होती है, ठीक है। सो वो किसके ऊपर रेस्ट करती है, आइदर रूफ पे, मतलब जो टॉप पोर्शन होता है उसके रूफ पे स्टे करती है, या फिर कॉलम्स बनाए होते हैं, 4 टाइप के कॉलम बनाए होते हैं अगर रेक्टेंगुलर है तो, और उसके ऊपर वो रेस्ट करती है, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ द वाटर टैंक्स कौन से है, तो बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ द टैंक इन अ बिल्डिंग्स, टैंक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, ठीक है। 3 कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया है। फर्स्ट है अंडरग्राउंड टैंक्स, सेकेंड है टैंक रेस्टिंग ऑन अ ग्राउंड्स, एंड थर्ड है ओवरहेड टैंक्स। सो both underground as well as the tanks resting on a ground are normally circular or a rectangular in a shape, and an elevated tank on the other hand serves as an important architectural feature, and therefore shaped to suits to a aesthetical requirement of the surrounding. Besides circular, square and rectangular tanks, intas type tanks, polygonal tanks and spherical tanks, conical tanks etc. are some of the commonly adopted shapes of the elevated water tanks, ठीक है। सो क्या कौन से टाइप की होती है ओवरहेड टैंक्स, एक तो सर्कुलर, रेक्टेंगुलर और ये स्क्वायर तो होती ही है, बट उसके अलावा इंटास टाइप की टैंक होती है, पॉलीगोनल टैंक होती है, स्फेरिकल टैंक होती है, कॉनिकल टैंक्स होती है, ठीक है। तो इतने बहुत सारे शेप्स की टैंक्स होती है। सो द टैंक प्रॉपर इज सपोर्टेड ऑन अ स्टैगिंग विच में कंसिस्ट ऑफ अ वेल ब्रेस्ट कॉलम और एनक्लोज शाफ्ट, ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ द वाटर टैंक मे बी फॉर्म बाय कंसिडरिंग द नंबर ऑफ पर्सन यूजिंग द टैंक, एंड द यूजुअल एस्टिमेशन ऑफ यूज ऑफ वाटर इज 135 लीटर पर कैपिटा पर डे, ठीक है। एक इंसान की जो बेसिक डिसाइड की है वो यूज़ ऑफ द वाटर कितना है, उस कितना एस्टिमेशन किया हुआ है 135 लीटर्स पर डे, ठीक है। अगर तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अ फैमिली ऑफ 5 पर्सन विल रिक्वायर, कितना पानी चाहिए होगा 5 पर्सन के फैमिली को, तो 135 इंटू 5 इंटू 2, क्योंकि ये क्या है, हम लोग एटलीस्ट 2 डेज मिनिमम पानी यूज़ कर सके उतना पानी हम लोग स्टोर करते हैं, ठीक है। एक दिन में चलेगा उतना पानी नहीं, बट हम लोग मिनिमम 2 डेज चले उतना पानी स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। तो 5 पर्सन का अगर फैमिली है तो उनके यहाँ कितनी कैपेसिटी की टैंक चाहिए होगी, तो अगर मल्टीप्लाई करें 135 इंटू 5 इंटू 2 तो हमें कितना मिलेगा 1350 लीटर्स, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे, तो वो जो घर है उसके अंदर कितनी कैपेसिटी की पानी की वाटर टैंक की ज़रूरत पड़ेगी। सो हम लोग अगर टेंटेटिवली काउंट करें तो 1500 लीटर्स पानी कैपेसिटी वाली हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ऐसे टाइप्स है। सो इन द मोस्ट केसेस द अंडरग्राउंड एंड ऑन ग्राउंड टैंक्स, ये हम लोगों ने आगे ऑलरेडी बात कर ली है। सो ये है स्पेशल टाइप की टैंक्स, इसको बोलते हैं इंटास टैंक। मैंने बोला था कि ये टॉप रूफ से या फिर डिफरेंट कॉलम के ऊपर रेस्ट करती है, ठीक है। सो ये है टॉप रूफ पे रेस्ट हुई इंटास टैंक, और ये है कॉलम्स के ऊपर रेस्ट हुई इंटास टैंक्स। Steel tanks are also used specially in a railway yards. Basing on the shape, the tanks can be circular, rectangular, square, polygonal, spherical and conical, ठीक है। ये है spherical टाइप की वाटर टैंक्स और ये है कॉनिकल टाइप की टैंक्स। सो स्टील की टैंक्स भी यूज़ होती है, बट स्पेशल केसेस में ही स्टील टैंक यूज़ होती है, बाकी नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं आरसीसी टैंक्स का यूज़ करते हैं। सो परमिसिबल स्ट्रेस इन अ कंक्रीट, सो टू इंश्योर द impervious concrete mixture linear than a M20 grade is not normally recommended to make the walls leak proof. The concretes near the water face needs to such that no cracks occur, ठीक है। सो हम लोग M20 की नहीं यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिज़ाइन करनी पड़ेगी। जो परमिसिबल स्ट्रेस जितनी भी आती है वो
हमें डिज़ाइन करके स्टील कंक्रीट ग्रेड यूज़ करना पड़ेगा. So to ensure this member thickness are so designed that the stress in a concrete is lesser than the permissible as given in a table 1. So permissible stress कितनी होनी चाहिए वो आपको टेबल में बताया है. जैसे कि ये है M15, तो M15 की परमिसिबल डायरेक्ट टेंशन कितना है 1.1 और टेंशन ड्यू टू बेंडिंग कितना है 1.5. तो शियर स्ट्रेस कितना होगा उसका 1.5. सेम यहाँ पे अगर M20 ग्रेड है तो उसका डायरेक्ट टेंशन कितना है 1.2, टेंशन ड्यू टू बेंडिंग कितना आएगा 1.7 और शियर स्ट्रेस भी 1.7 तक होगा. M25 ग्रेड कंक्रीट है तो उसका होगा 1.3 डायरेक्ट टेंशन, टेंशन ड्यू टू बेंडिंग कितना होगा 1.8 और शियर स्ट्रेस होगा 1.9. अगर M30 यूज़ कर रहे हैं तो उसका डायरेक्ट टेंशन होगा 1.5, टेंशन ड्यू टू बेंडिंग होगा 2 और शियर स्ट्रेस न्यूटन पर mm² कितना होगा 2.2. M35 यूज़ कर रहे हैं तो उसका होगा 1.6, टेंशन ड्यू टू बेंडिंग होगा 2.2 और शियर स्ट्रेस होगा 2.7. अगर हम लोग M40 यूज़ कर रहे हैं तो उसका परमिसिबल स्ट्रेस कितना है डायरेक्ट टेंशन के लिए 1.7 और टेंशन ड्यू टू बेंडिंग के लिए 2.4 है. सो शियर स्ट्रेस न्यूटन कितना होगा 2.7. सो हम लोगों को ऐसे ग्रेड ऑफ द स्टील ग्रेड ऑफ द कंक्रीट सिलेक्ट करना चाहिए. Now the stresses in a steel. So the stress in a steel must not allow to exceed the following value under a different positions to prevent the cracking of the concrete. ठीक है, हम लोग जो स्टील यूज़ कर रहे हैं उसकी जो स्ट्रेस है वो ये जो नीचे अलग अलग केसेस बताए हैं उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. So when the steel is placed near the face of the members in a contact with liquid, so उसके अंदर 115 न्यूटन पर mm² फॉर MS बार्स. ठीक है, MS बार्स के लिए शियर स्ट्रेस कितनी ये परमिसिबल स्ट्रेस कितनी है 115 न्यूटन पर mm² है और फॉर HYSD बार के लिए 150 न्यूटन पर mm² है. MS बार मतलब Fe250 और HYSD बार मतलब Fe415. ठीक है, सो जब भी हम लोग जो लिक्विड के कांटेक्ट में डायरेक्ट जो वॉल आ रही है अगर उसके अंदर स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके अंदर ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए. और when the steel is placed on the face away from the liquid for a members 225 mm or more than thickness तो हमें 125 न्यूटन पर mm² होनी परमिसिबल स्ट्रेस अलाउड है फॉर MS बार्स एंड 190 न्यूटन पर mm² स्ट्रेस अलाउड है फॉर HYSD बार्स. HYSD बार्स का फुल फॉर्म क्या होता है हाई यील्डिंग स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स. ठीक है, अब है बेस फॉर द फ्लोर स्लैब. जो फ्लोर स्लैब है उसका बेस कैसा होना चाहिए. सो द फ्लोर स्लैब शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू ट्रांसमिट द लोड फ्रॉम अ लिक्विड टू द स्ट्रक्चर इटसेल्फ टू द ग्राउंड विदाउट सब्सिडेंस. सो द फ्लोर स्लैब यूजुअली 150 to 200 mm थिक रखना चाहिए. Before laying the slab, the bed has to rammed and laid then a 75 mm thick layer of a lean concrete of a M100 grade should be laid and cured. ठीक है, सो फ्लोर स्लैब की रिक्वायरमेंट आपको पता चल गई कि 150 to 200 mm थिक होना चाहिए और जो अंदर जो नीचे का लेयर है वो 75 mm थिक होना चाहिए और कंक्रीट कितना होना चाहिए M100 ग्रेड यूज़ करना चाहिए. ठीक है, मिनिमम रेनफोर्समेंट फॉर द वाटर टैंक. वाटर टैंक के अंदर मिनिमम रेनफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट कितनी है. सो मिनिमम रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड फॉर अ 200 mm थिक section is a 0.3% of the area of a concrete section which reduce linearly to 0.2 for a 450 mm thickness section. मतलब कि 200 mm थिकनेस के लिए कितना होगा 0.3% ऑफ द एरिया और 450 mm के लिए कितना होगा 0.2% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंक्रीट सेक्शन. ठीक है, इन अ केस ऑफ अ फ्लोर स्लैब द टैंक रेस्टिंग ऑन अ ग्राउंड the minimum reinforcement of a practical consideration should not be less than 0.3% of the gross section of the area. मतलब कि जब भी रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड होगी हमारी टैंक तब हमारा जो मिनिमम रेनफोर्समेंट है
वो 0.3% ऑफ द क्रॉस एरिया से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल है जो रिटेनिंग वॉल वाटर टैंक्स के, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।